सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, आय का प्रबंधन। मैंने 12 पाठ पढ़ा दिए हैं। जो आप प्लेलिस्ट में जाके जो होम साइंस कक्षा 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप उन पाठों को देख सकते हो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो आज हम देखेंगे आय का प्रबंधन। तो देखो, पाठ से पता चलता है कि आय का प्रबंधन क्या होता है। आय यानी कि जो भी हम कमाते हैं, हमारे घर में जो भी आमदनी होती है, चाहे वो किराए से हो या किसी की तनख्वाह हो, ठीक है, और या फिर कोई बचत हो, वो सभी आय के अंतर्गत आती है। तो उसका हम प्रबंधन कैसे करें, उसकी हम व्यवस्था कैसे करें ताकि हम भविष्य के लिए कुछ बचा के रख सकें, साथ ही उनमें बचाकर, उन पैसों में बचाकर हम कुछ निवेश कर सकें। तो इस पाठ के अंतर्गत हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। तो आय का प्रबंधन देखो, तो हम सभी घर के अंदर आय का प्रबंधन करते हैं, यानी कि जो भी हमारे घर में कमाई आती है उसके अंदर हम कुछ बचा के चलते हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ हमारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए खर्च करते हैं। साथ में जो बची हुई राशि है उसको हम कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। तो मीना को जब पहली बार जेब खर्च के लिए पैसे मिले तब उसे स्पष्ट था कि महीने भर की उसकी क्या आवश्यकता है। तो हम बचत कब कर पाएंगे, जब हमें हमें पता होगा कि हमारे महीने भर की हमारी क्या क्या आवश्यकता है, कहाँ कहाँ हमें पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको मीना को पता था कि उसकी महीने भर की क्या क्या आवश्यकता है। उसने तुरंत सोचना शुरू कर दिया। वह अपने इस पैसों से के एक आइसक्रीम की भी खरीदना चाहती थी। तो अपने पैसे से क्या करना चाहती थी, एक आइसक्रीम। धीरे धीरे मीना को यह आभास हुआ कि जितने पैसे उसके पास है उससे वे अपनी सारी आवश्यकताएं तो पूरी नहीं कर पाएगी। अब मीना के सामने ये समस्या थी कि वे अपने पैसे का प्रयोग किस प्रकार करे जिससे उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और वह एक आइसक्रीम भी खरीद ले। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो पैसे होते हैं उसमें हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पहले पूरा करते हैं। आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति का सामना किया होगा। आपने भी चाहा होगा कि आपका पैसा सभी ज़रूरतों को और इच्छाओं को पूर्ण कर दे। केवल इच्छा करना ही समस्या का समाधान नहीं है। इच्छा करना ही समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान नियोजित ढंग से पैसे का उपयोग करने में है। इस पाठ में आप सीखेंगे कि पैसे का नियोजन ढंग से प्रयोग कैसे करें, कि पैसे का जो नियोजित यानी कि अच्छे तरीके से हम कैसे उपयोग करें वो देखेंगे। उद्देश्य, इस पाठ का क्या उद्देश्य है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कर पाएंगे। पारिवारिक आय को परिभाषित करना और उसके विभिन्न अवयव बताना, यानी पारिवारिक आय क्या है उसको हम जान पाएंगे। व्यय योजना बनाने के लिए मार्गदर्शिका और तैयार करना, आय प्रबंधन को समझना तथा उसकी प्रक्रिया की व्याख्या, पारिवारिक आय तथा व्यय का ब्यौरा रखना, अतिरिक्त पारिवारिक आय अर्जित करने के महत्व तथा तरीके बताना, बचत और निवेश की धारणा को समझना, वित्तीय संस्थाओं का आय प्रबंधन में योगदान समझना, ठीक है। तो जो भी वित्तीय संस्थाएं होती है उसका आय प्रबंधन में क्या क्या योगदान होता है उसको हम समझ पाएंगे। विशेषताओं के आधार पर निवेश योजना का चयन करना। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, 13.1 पारिवारिक आय। कि इसमें पारिवारिक आय हम किसको कहेंगे। तो आपने देखा परिवार में जो भी हमारी बचतें होती है, जो भी आय होती है वो किस में आती है, पारिवारिक आय के अंतर्गत आती है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारे साधन आय कहलाते हैं। तो जो भी हम परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी हम साधन करते हैं, ठीक है, जो भी हम कमाई करते हो सारे क्या कहलाते हैं, आय कहलाते हैं। आय में क्या आता है, आप कह सकते हैं केवल पैसा, लेकिन पैसे के अलावा ऐसी कई सेवाएं और वस्तुएं हैं जो कि पैसे के समान ही परिवार के लिए उपयुक्त की जाती है। इस प्रकार आप आय को परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि आय किसी भी परिवार की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल की हुई सेवाएं, वस्तुएं और पैसे हैं। तो अब पूछा जाए आपको आय किसे कहते हैं, तो आपकी परिभाषा बता सकते हो कि आय क्या है। आय क्या है कि किसी भी परिवार की आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल की हुई सेवाएं और वस्तुएं और पैसे हैं। तो ये भी जो हमारी सेवाएं हैं, जो कुछ वस्तुएं हैं और जो कुछ पैसे हैं, वो सभी हमारे आय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और सीखें। पैसा, तो पैसा क्या होता है। पैसा हाथ में आई नकद रकम है। तो पैसा क्या है, हाथ में आई हुई नगद रकम है। इसे साधारण तथा नगद आय कहा जाता है। इसके कई स्रोत हैं, जैसे कि आपके कार्यस्थल, उदाहरण के लिए नौकरी और व्यवसाय, जहाँ से आप काम करते हो वहाँ से आपको आमदनी प्राप्त होती है, वो चाहे नौकरी हो सकती है या फिर कोई व्यवसाय हो सकता है। इसके अलावा किराए से, यदि आपने पूरा या आंशिक मकान किराए पर उठाया है, यानी आपने कोई किराया दे रखा है मकान को, या तो पूरे मकान को किराया दे रखा है या आंशिक मकान को किराया दे रखा है, तो वहाँ से प्राप्त होने वाली आमदनी। ब्याज से आप अपना पैसे को बैंक में जमा करके ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जो ब्याज से पैसे प्राप्त होते हैं वो भी आय के अंतर्गत आता है। घरेलू उत्पाद से, उदाहरण से अचार बनाकर, खिलौने और वस्त्र बनाकर इन्हें बेचने से। तो आपने घर में अगर अचार बनाया है, खिलौने बनाए, वस्त्र बनाकर उनको बेच रहे हो, तो उनसे प्राप्त आमदनी भी आपकी आय के अंतर्गत आएगी। वस्तु और सेवाएं,
आपके परिवार को विभिन्न सेवा और वस्तुएं भी उपलब्ध हो सकती है, जैसे कि आपको सरकार या मालिक द्वारा दिया गया रहने के लिए मुफ्त का मकान, आपकी कंपनी द्वारा दी गई कार। तो देखो ये वस्तु और सेवाएं किसके अंतर्गत आती है, ये भी आय के अंतर्गत आती है, क्योंकि यहाँ आपकी कुछ बचत हो जाती है। देखो अगर सरकार ने आपको या फिर किसी मालिक ने आपको रहने के लिए मुफ्त में मकान दे दिया तो आपका किराया नहीं लगा, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह से बचत हो गई। आपकी कंपनी ने आपको कार दे दी तो आपको साधन की खरीदने की या साधन इस्तेमाल करने की आपकी खुद की पर्सनल जरूरत नहीं हुई, आपको कहाँ से मिल गई, आपकी कंपनी ने आपकी इस जरूरत को पूरा कर दिया, तो वहाँ आपके पैसे बच गए। आपकी शौक वाटिका की सब्जियाँ, आपने जो है ना अपने घर में जो उद्यान लगा रखा है, साग वाटिका लग रहे हैं, सब्जी का जो बागान लगा रखा है घर में, है ना, जो किचन गार्डन बोलते हैं वो लगा रखा है, तो वहाँ से आपने अपनी सब्जियाँ प्राप्त कर ली, तो आपको सब्जी को खरीदना नहीं पड़ा, तो वहाँ आपके पैसों की बचत हो गई। इसके अलावा आप अपना घरेलू कार्य स्वयं करते बजाय किसी और को पैसे देकर कराने के, तो अपने घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके घर के अंदर, है ना, आपके घर वालों के कपड़े सिलना है, अगर आपको कपड़े सिलने का हुनर है तो आपने उनके कपड़े स्वयं ही सिल दिए, तो बाजार में सिलवाने नहीं पड़े। तो इससे क्या हो गया, इससे आपकी जो पैसे बच गए तो वो भी आमदनी के अंतर्गत आते हैं। इस तरह आपके घर में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो अपने घर के बच्चों को स्वयं पढ़ा देता है, स्वयं उसकी ट्यूशन ले लेता है, तो आपको बाहर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये भी क्या होगा, ये भी आय के अंतर्गत ही आता है। आप अपने परिवार के कपड़े दर्जी को न देकर स्वयं सिलते हैं, तो ये देखो ये भी आय के अंतर्गत आ गया, जो मैंने अभी उदाहरण बताया है। ठीक है, अगला है आप अपने उपकरणों को सही हालत में रखते हैं ताकि उसे ठीक करवाने का खर्चा बचा सके। आपके घर में जो भी उपकरण हैं, जो बिजली के सामान हैं, जैसे कि मिक्सी है, कूलर है ना, और अन्य कई उपकरण हैं, इसको अगर आप अच्छे से रखते हो ताकि वो जल्दी से ख़राब ना होए, ठीक है, और लंबे समय तक चले और इसको ठीक कराने का खर्चा बचा रहे, तो ये भी आय के अंतर्गत ही आता है। और या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करने आते हैं, तो वो अपने घर के सामान स्वयं में ठीक कर लेता है, तो वो भी बचत के अंतर्गत आता है। ये सभी वस्तुएं और सेवाएं जो आपका परिवार उपयोग में लेता है मिलकर वास्तविक आय कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वास्तविक आय। तो पारिवारिक आय में क्या हो गया, नगद आय तथा वास्तविक आय। नगद आय जो हमें नगद के रूप में प्राप्त होते हैं, जहाँ हम कहीं काम करते हैं वहाँ से, और वास्तविक आय जो हम अपने हुनर से अपने घर के अंदर ही कुछ बचतें कर लेते हैं, जहाँ हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो काम हम स्वयं ही कर लेते हैं, तो वो वास्तविक आय अंतर्गत आती है। तो समझ में आ गया कि पारिवारिक आय क्या हुआ, नगद आय प्लस वास्तविक आय, ये दोनों को मिलाकर क्या कहलाती है, पारिवारिक आय कहलाती है। तो वास्तविक आय और नगद आय दोनों को मिलाकर क्या कहलाएगी, पारिवारिक आय। आवश्यकताएं, तो आवश्यकताएं क्या होती है, कमियों को पूरा करना ही आवश्यकता है। आपको जीवित व स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अपने शरीर की रक्षा के लिए कपड़े और घर की आवश्यकता होती है, इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। ये आवश्यकताएं आपको जीवित रखने के लिए आवश्यक है। कुछ अन्य आवश्यकताएं भी है जो आपके जीवन को और आसान बनाती है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाने के लिए आपको बस, साइकिल, स्कूटर या कार की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप पैदल चलते हैं। बस, साइकिल, स्कूटर आदि आपके आवागमन को सुगम बनाता है। कुछ अन्य आवश्यकताओं की सूची बनाइए जिससे आपका जीवन आसान हो सकता है, ये हो जाता है। देखते इच्छाएं। अब इच्छाएं क्या होती है जब आपकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है तब आप इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। आपकी इच्छाएं आपकी आवश्यकताएं नहीं होती, लेकिन आप फिर भी उन्हें पूरा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी खास मोहल्ले में 3 बेडरूम का मकान लेने की इच्छा रखते हैं, या फिर दीवार पर टांगने का कोई चित्र चाहते हैं, तो ये क्या हो गई, आपकी इच्छा है। आप कह सकते हैं कि आवश्यकता वे जरूरतें हैं जो कि जीवन को आसान बनाती हैं। ठीक है, आवश्यकताएं क्या है, वे जरूरतें हैं जो हमारे जीवन को क्या बनाती है, आसान, जबकि इच्छाएं वे इच्छाओं के रहने पर आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो आपको ध्यान रखने का आवश्यकता और इच्छाएं क्या है, आवश्यकता है वो जो हमारे जीवन को क्या बनाती है, आसान, और इच्छाएं क्या है जो हमें प्रसन्न रहने का अनुभव करवाती है। पैसे से आप अपनी आवश्यकता और इच्छाओं पूरी कर सकते हैं। जैसे आपको एक पंखे की ज़रूरत है और कालीन खरीदने की इच्छा है, दोनों ही आप पैसे से खरीद सकते हैं। आपके परिवार को उपलब्ध सेवाओं और वस्तुओं से भी आपकी आवश्यकताएं और इच्छाएं पूरी की जा सकती है। आपको मकान की आवश्यकता है तो आपकी कंपनी मकान देकर आवश्यकता पूरी कर देती है। एक सुंदर पोशाक की इच्छा आप स्वयं या आपकी माँ कुशलतापूर्वक सिलकर पूरी कर सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि आवश्यकता और इच्छाएं क्या होती हैं। तो ये कुछ पाठागत प्रश्न दे रखे हैं जो अभी हमने पढ़े, उसी में से है कि अपने परिवार के लिए अचार बनाने क्या है, ये आपकी वास्तविक आय है, नगद आय, इनको आपको बताना, तो ये अपनी वास्तविक आय हो गई। ठीक है, सब्जी का उत्पादन करना, विक्रय करना, ये भी वास्तविक आय है। ऑर्डर पर केक बनाना वास्तविक आय है। तो इस तरह से आपको इसमें करना, इसके आंसर पीछे भी दे रखे होते पाठ के अंत में भी, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। अगला है व्यय। व्यय यानी खर्चा क्या होता है, तो खर्चा हम सब जानते हैं कि व्यय का मतलब होता है खर्चा। खर्चा यानी जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ सेवाओं, कुछ वस्तुओं को खरीदने के लिए कुछ पैसे देते हैं, धन देते हैं और कुछ खर्चा करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो पैसों का व्यय क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है।
परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा ही व्यय कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यय किसे कहते हैं। तो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने के लिए खर्च किया गया, ठीक है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो खर्च किया गया पैसा होता है वही व्यय कहलाता है। वस्तुएं, दैनिक जीवन में आपको विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए खाद्य सामग्री, पकाने के बर्तन, कपड़े धोने के लिए साबुन, प्रेस करने के लिए इस्त्री आदि। अपने घर को देखने पर आपको विभिन्न वस्तुएं, उपयोगी वस्तुएं दिखलाई देगी। जब आप अपने घर को देखते हो तो ये सभी चीज़ें आपको अपने घर में भी दिखाई देती है। साथ ही विभिन्न उपयोगी वस्तुएं दिखाई देती है। अपने स्नानघर में रखी गई वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए, सूची बनाइए। जो भी अपने स्नानघर में वस्तु रख रही है, जैसे साबुन है, बाल्टी है ना, मग है, सरफ है, शैम्पू है, ये सभी आपको क्या करना है, इसकी सूची तैयार करनी है। सेवाएं, सेवाएं क्या होता है कि सेवाएं वे उपयोगी सुविधा है जिनको अपना जिनसे आपका जीवन आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए आप अपने दूसरे शहर में रहने वाले मित्र से बात करना चाहते हैं, आपको इसके घर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही उनसे फ़ोन पर बातें कर सकते हैं। टेलीफोन सेवाओं के अलावा आप कौन सी अन्य सेवाओं का घर में उपभोग करते हैं, ठीक है। हाँ, बिजली पानी की सेवाएं, यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो यातायात सेवाएं उपलब्ध हैं। यदि आप बढ़ गए हैं या बीमार पड़ गए हैं तो सरकारी अस्पताल की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अन्य सेवाओं में पुलिस सुरक्षा, नालियों की सुविधा और अग्निशमन सेवाएं भी शामिल है। तो इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ता है। अपने मोहल्ले में घूमकर देखिए कि आपको कौन सी सेवाएं उपलब्ध है। इन सेवाओं और वस्तुओं के एवज में आपको कुछ भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तभी मैंने बताया कि आपको इन सेवाओं के उपलब्ध में आपको कुछ भुगतान करना पड़ता है। आपके घर में बिजली की सुविधा है तो बिजली आपकी स्वयं की नहीं है, बिजली के लिए बिजली का उपयोग करने के लिए आपको उसके बदले कुछ भुगतान या आपको बिल भरना पड़ेगा, ठीक है। आपके घर में पानी की सुविधा है, पानी का नल है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। उस सेवा के बदले आपको सरकार को कुछ भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, उन सेवाओं के बदले हमें कुछ भुगतान करना पड़ता है। इन पर खर्च किया गया पैसा ही व्यय कहलाता है। तो इन पर खर्च किया गया पैसा भी क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। व्यय यानी खर्चा। व्यय योजना को बनाने की मार्गदर्शिका। अब हम अपनी व्यय योजना कैसे बनाएं कि जो भी हमारी आमदनी है उसके अंदर हम अच्छे से खर्चा कर पाए और साथ में उसमें बचत भी कर पाए। यदि आप खर्च किए गए पैसे का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको व्यय योजना बनाना आवश्यक है। योजना आपको बताती है कि पैसा सही ढंग से कैसे खर्च करें। ऐसी योजना बनाते समय आप निम्न ध्यान रखेंगे कि जब भी हम व्यय योजना बनाए तो हमें कुछ ध्यान रखना होता है, क्या कि हाथ में आई हुई आय को आप विभिन्न मदों में बांट सकते हैं। यानी जो भी तनख्वाह आपके हाथ में आ रही है, जो भी पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं, उनको विभिन्न मदों यानी विभिन्न जो कारकों में बांटोगे, आप मदों में बांटोगे। मदों में कैसे कि मानो आपके घर में जो 10,000 की आमदनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस 10,000 को आपको कहाँ कहाँ बांटना है कि आपको घर में खाने पीने के लिए राशन लेके आना है, आपको उसमें शिक्षा पर व्यय करना है, कुछ यातायात के ऊपर भी व्यय करना होता है। यानी आप अपने मान लो काम करने के लिए जाते हो तो उसके लिए किराया भाड़ा आपको चाहिए। आप मान लो किराए के मकान में रहते हो तो आपको उसके लिए किराया चाहिए, ठीक है। और कुछ घरेलू सेवाएं होती है उसके लिए, जैसे ये बिजली पानी का बिल है ना, वो है। कुछ मनोरंजन के लिए, तो आप इन पैसों को क्या करोगे, इस आपकी सैलरी को आप अलग अलग मदों में बांटोगे। और फिर कुछ निवेश है, कुछ बचत है, तो इस तरह से विभिन्न मदों में बांटना होता है। तो हाथ में आई हुई आय को आप विभिन्न मदों में बांट सकते हैं। खान पान, कपड़े, मकान, शिक्षा, यातायात के साधन, घरेलू सेवाएं और मनोरंजन। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान आधारभूत आवश्यकता है। यानी कि हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान तो होना ही चाहिए, जो किसी भी स्थिति में हो, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है, जिसको हम आधारभूत आवश्यकताएं बोलते हैं। इनके बिना हम नहीं रह सकते। इन्हें प्राथमिक आवश्यकताएं भी कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान क्या है, हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। एक व्यक्ति के लिए ये रोटी, कपड़ा, मकान होना तो जरूरी ही है। रोटी है ना, चाहे जैसी भी हो, उसकी भूख मिटाने के लिए रोटी जरूरी है। कपड़ा उसके तन को ढकने के लिए जरूरी है। मकान वो चाहे आपका खुद का स्वयं का हो सकता है या आप किसी पर किराए से रह सकते हो, लेकिन वो होना जरूरी है, ठीक है। बाकी अन्य आवश्यकताएं द्वितीय आवश्यकताएं कहलाते हैं। तो इनके अलावा, रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा जो भी आवश्यकता है वो द्वितीय आवश्यकता है, ठीक है। जाहिर है आप पहले अपनी प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करने में पैसा खर्च करोगे। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो पहली आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो हम इनको पूरा करने में पहले हम खर्चा करेंगे। बाकी की आवश्यकता हमारी द्वितीय है तो उसको हम बाद में करेंगे। खर्च के विभिन्न मदों की महत्ता के अनुसार आप व्यय करेंगे। यानी कि जो विभिन्न मद है, यानी कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा वस्तु आपको पहले खरीदना है, कौन सी आवश्यकता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके अनुसार अपना खर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए खाने की अपेक्षा यदि आप कपड़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो इसके लिए ज़्यादा पैसा अलग से रखेंगे। आप शिक्षा के लिए कम पैसे खर्च करेंगे यदि आप शिक्षा को कम महत्व देते हैं। तो ये अपनी अपनी आवश्यकता है, अपने अपने महत्व के आधार पर है। एक मत पर खर्च किया जाने वाला पैसा पूरे महीने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए आपके द्वारा खान पान के लिए आवंटन 1,000 रुपये पूरे महीने के लिए पर्याप्त होना
चाहिए। अगर आपने 1000 रुपये मान लो अपने जो सैलरी से 1000 रुपये आपने खाने पानी पीने के लिए निकाले हैं, तो वो इस तरह से निकाले कि आपके लिए वो 1000 रुपये पूरे महीने के लिए जो है वो पर्याप्त होने चाहिए। आपकी प्राथमिक और द्वितीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद शेष धन आप अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने में खर्च कर सकते हैं। इच्छाओं में जीवन के कुछ आराम शामिल होते हैं। यदि पैसा फिर भी बचा है तो आप कुछ विलास की वस्तुएं शामिल कर सकते हैं। विलास की अपेक्षा आराम की वस्तुएं आसानी से वहन की जा सकती है। जब आपके मकान की समस्त आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है तब आप चाहेंगे कि कुछ आरामदेह वस्तुएं खरीदी जाए, जैसा कि आप एक कूलर या पंखा खरीद सकते हैं। जब आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, जब आपकी आरामदेह आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, तब आप विलासिता वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। अब आप अपने कमरे को वातानुकूल भी करवा सकते हैं। विलासिता में क्या हो गया, जैसे कि मान लो आपकी पूर्ण आरामदेह, आपके पंखा कूलर आपको आराम देता है, ठीक है, उसमें भी हमें आराम मिल जाता है। लेकिन विलासिता में जैसे आपने अपने घर के अंदर क्या बना लगा ली, AC लगवा, वातानुकूल यानी AC लगवा ली, तो ये आपकी विलासिता के अंतर्गत आ गई। इस प्रकार आप संक्षेप में आवश्यकता और इच्छाओं के विभिन्न क्रमों के में लिख सकते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, आवश्यकता क्या है, इसका विभिन्न क्रम में लिख सकते हैं। प्राथमिक आवश्यकता है, हमारी प्राथमिक आवश्यकता क्या है, आटा, देखो आटा है, मकान है और कपड़ा है, ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान। और आपकी द्वितीय आवश्यकताएं क्या हो गई, जैसे कि आपकी पढ़ाई है, शिक्षा के ऊपर है, आपके कोई परिवहन के साधन है, कूलर है ना, जो भी है ना, ये जो भी मिक्सी, ये वॉशिंग मशीन दे रखी है, ये आपकी द्वितीय आवश्यकता हो गई, ठीक है। आप ये नहीं होगी तो भी आप हाथ से कपड़े धो सकते हो, ठीक है, लेकिन तो ये क्या हुआ, द्वितीय आवश्यकता। तृतीय आवश्यकता में क्या हुआ, विलासी वस्तुएं, जैसे कि आपका AC वगैरह है, ये आपकी विलासी वस्तु है, वरना आप कूलर से भी काम चला सकते हो ना, तो ये आपकी द्वितीय आवश्यकताएं हो गई। जब अपनी वर्तमान आवश्यकता और इच्छा पूर्ण हो जाते हैं तो आपको भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ज़्यादा मात्रा में धन की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए विवाह। आपकी आय इस प्रकार की पूर्ति आपकी आय इस कार्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, मान लो आपकी कोई आय है, आपकी जो तनख्वाह है, आपको जो मतलब इस तरह के कार्य, जैसे मान लो आपको भविष्य में किसी का विवाह करना है या आपको स्वयं का विवाह करना है या घर में किसी बच्चे का विवाह करना है, तो आपकी आय अभी इतनी है कि आप उसमें बचत नहीं कर पा रहे विवाह के लिए, ठीक है, वो सारा खर्च में खर्चा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, हाँ, आप अपनी आय का कुछ भाग भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अलग से रख सकेंगे। तो आप कुछ ऐसे कार्य भी करोगे ताकि आपकी आमदनी बढ़े, साथ में ही अभी जो है आपकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय की बचत नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, भविष्य के लिए, जैसे कि आपको भविष्य में विवाह करना है या कोई और कार्य करना है, तो आप अपनी आय का कुछ भाग भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अलग से रख सकते हैं। इसे बचत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बचत। जो हम भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ धन को सुरक्षित रखते हैं तो उसे क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। बचत के लिए जरूरी है कि आपका कुल खर्च कुल आय से कम हो, यानी आप जो खर्चा करते हो वो आपके क्या हो, आय से कम हो। यानी मान लो आप 10,000 रुपये का आपकी आमदनी है, तो उसके अंदर आपके मान लो 8,000 रुपये आप कुल खर्चा कर देते हो, तो फिर आपकी बचत कितनी होनी चाहिए, आपकी बचत 2,000 रुपये हो गई, तो ये आपकी क्या हो गई, बचत हो गई। तो आपका खर्चा आपकी आय आमदनी से कम होना चाहिए, तभी आपकी बचत हो सकती है। अभी कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि सही गलत का आपको चिन्ह लगाना है, कौन सी प्राथमिक आवश्यकता है, कौन सी द्वितीय आवश्यकता है। छुट्टी में बाहर जाना या रेफ्रिजरेटर खरीदना, तो ये तो आपकी द्वितीय आवश्यकताओं के अंतर्गत आ गई, ठीक है, इस तरह से आप आंसर इसका लगा सकते हो। अब आय का प्रबंधन, कि हम आय का प्रबंधन किस तरह से करें। आय को परिवार के लिए नियोजित व नियंत्रित ढंग से उपयोग करना ही आय प्रबंधन कहलाता है। तो आय प्रबंधन किसे कहेंगे, कि जो भी हमारी आमदनी है उस आमदनी को हम परिवार के लिए नियोजित और नियंत्रित ढंग से उपयोग करना, उपभोग करना, ठीक है, उपभोग यानी उपयोग करना ही आय प्रबंधन कहलाता है। यानी जो भी आमदनी हमारे पास हुई है उसका हम नियोजित यानी प्लानिंग करें, ठीक है, प्लानिंग करके उसका उपयोग करें और साथ में नियंत्रित ढंग से, जैसे नहीं ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जो आवश्यकता है उसी पर हम खर्च करें, ठीक है, तो नियंत्रित ढंग से उपभोग करना ही आय प्रबंधन कहलाता है। तो ये प्री बस आपको ध्यान रखना है। अभी तक आपने परिवार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए व्यय के बारे में पढ़ा, जो कि आप अपनी आय में से करते हैं। कभी कभी महीना खत्म होने से पहले ही आय खत्म हो जाती है, ऐसा न हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, हाँ, आप अपनी आय को इस प्रकार व्यय करेंगे कि महीने के अंत तक आपके पास खर्च के लिए पैसा उपलब्ध हो। इस प्रकार विभिन्न मदों पर खर्च करने के लिए वितरित किया गया पैसा ही आय प्रबंधन कहलाता है। तो आय प्रबंधन के अंतर्गत ऊपर परिभाषा दी गई। इसी प्रकार जो हम विभिन्न मद होते हैं, विभिन्न जो हमारे खर्च करने के जो अलग अलग जो मद है, उसके ऊपर जो खर्च करने का जो वितरित किया गया जो पैसा होता है, खर्च किया गया पैसा होता है, वही आय का प्रबंधन कहलाता है। तो इसके लिए हम अपनी पहले प्लानिंग बनाते हैं कि हमें कितने रुपये कहाँ खर्च करना है। जैसे कि हमारी राशन है, हमारे शिक्षा संबंधी खर्चा है, राशन में खर्चा है, ठीक है, जो घर में राशन आता है। इसके अलावा हमारी बिजली है, पानी का बिल है, ठीक है, स्कूल का जो फीस है,
या ट्यूशन की फ़ीस है, इसके अलावा हमारे कपड़े, कुछ दवाई आती है महीने में किसी व्यक्ति के घर के अंदर जो बुजुर्ग वगैरह है तो उनकी दवाइयों का खर्च है। तो इस तरह से हमने आय का क्या किया, प्रबंधन किया, पहले उसकी योजना बनाई, उसको नियंत्रित किया, ठीक है, और उसके बाद में जो बचत हुई है ना, तो वो बचत कहलाएगी। और उस तरह से प्रबंध करना ही हमारे आय का प्रबंधन कहलाता है। आय प्रबंधन के तरीके, पाठ 10 में आपने प्रबंध के विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा। आइए देखें कि आय प्रबंधन में इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। पारिवारिक आय के उपयोग का नियोजन, जो भी हमारे परिवार में जो आय होती है उसका उपयोग कैसे करें। अपनी आय को व्यय करने की योजना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। व्यय करने से पूर्व ध्यान रखें कि आप अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत के रूप में रखें। यानी जब व्यय यानी खर्चा करते हैं तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसमें से कुछ हिस्सा आपको बचत के लिए भी रखना है। पारिवारिक आय के उपयोग पर नियंत्रण, आप अपने व्यय पर नियंत्रण और लगाम दो तरह से रख सकते हैं। ध्यान रखें कि पैसा बर्बाद न हो। उदाहरण के लिए खरीदारी सही मात्रा में करें, जितनी परिवार के लिए आवश्यकता हो, ताकि पैसा बर्बाद ना हो। यानी खरीदारी हमें उतनी ही करनी है जितनी परिवार के लिए आवश्यकता हो, फालतू में पैसा बर्बाद नहीं करना। सरकारी भंडारी या थोक विक्रेताओं से कम दाम पर सामान खरीद कर पैसा बचाएं। समय, ऊर्जा, ज्ञान व कौशल का उपयोग खरीदारी में करें। यानी आपका ज्ञान है, आपकी ऊर्जा है, आपकी कौशल, उसका उपयोग आप खरीदारी में कर सकते हैं। क्या आपको याद है इसे क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, यह वास्तविक आय है। अगर आपकी आय का सुनियोजित व सुनियंत्रित उपयोग होता है तो आपकी आवश्यकताओं के साथ साथ इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाती है। धन के प्रयोग का कोई तय तरीका नहीं है। एक समान आय वाले परिवार की आवश्यकताएं व इच्छाएं जरूरी नहीं है कि एक सी हो। यानी एक समान आय वाले, मान लो दो फैमिली है ए और बी, और उनमें दोनों में 5,000 प्रति माह का जो आय है या 10,000 प्रति माह की जो आय है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी आवश्यकताएं भी समान हो, ठीक है, वो एक जैसी तरीके से खर्चा करते हो। उदाहरण के लिए दो परिवारों की जिनकी आय प्रति माह 5,000 रुपये है, की आवश्यकताएं व इच्छाएं भी भिन्न हो सकती है, क्योंकि एक परिवार गाँव में रहता है, दूसरा शहर में। तो गांव में रहने वाले परिवार की क्या होगी, उसके अंदर खर्चा कम होगा, जबकि शहर में रहने वाले परिवार का खर्चा ज़्यादा होगा। उनका आय प्रबंधन का तरीका भी भिन्न होगा, जो कि उनकी आवश्यकता और इच्छाओं पर निर्भर करेगा। आय और व्यय का ब्यौरा रखना। अब आपको आय और व्यय का ब्यौरा कैसे रखें। ब्यौरा यानी जो लिखित में है वो लिखित में कैसे रखा जाए। जब आपने अपने परिवार की व्यय की योजना बना ली है तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी योजना का अनुकरण करें। इसे करने के लिए आपको व्यय पर नियंत्रण करना होगा। यानी आपने जब योजना बना ली तो आप उसी के अनुसार चलना, अनुकरण करना नहीं, उसी के अनुसार आपको खर्चा वगैरह करना है। और साथ में इसे करने के लिए आपको व्यय पर भी नियंत्रण रखना होगा, यानी फालतू खर्चा नहीं करना है। एक साधारण तरीका है जिसमें आप अपने दैनिक व्यय तथा आय का ब्यौरा रखें। दैनिक रिकॉर्ड का उदाहरण नीचे दिया गया है। जैसे कि कैसे रख सकते हो आप रिकॉर्ड। मान लो आय तथा व्यय का रिकॉर्ड रखना। देखो, दिनांक 1/2/2007 है, ठीक है। आय है 5,000 रुपये। खरीदा क्या खरीदा, मात्रा कितनी थी, दर कितनी थी, व्यय कितनी, तो शेष कितना। तो चावल, आटा, चीनी और मक्खन, ये आपने 1 तारीख को खरीदा, 1/2/2007 को। मात्रा, चावल आपने खरीदा 15 किलो, आटा खरीदा 20 किलो, चीनी खरीदी 5 किलो और मक्खन खरीदा आपने आधा किलो, ठीक है। दर क्या थी, दर यानी प्रति किलो, तो 10 रुपये किलो, तो कितना रुपये हो गया टोटल, 150 रुपये। आटा खरीदा आपने 10 रुपये प्रति किलो, तो टोटल हो गया 200 रुपये, यानी 20 किलो के 200 रुपये हो गए। 5 किलो आपने चीनी खरीदी, प्रति किलो का भाव था 15 किलो, जो आज तो नहीं है लेकिन पहले ये लगाते हैं अपन, 2007 की बात है, तो 15 रुपये किलो है, तो 5 किलो के साथ खरीदो, 75 रुपये हो गए। मक्खन आपका आधा किलो है, 106 रुपये का आया, ठीक है। तो 106 रुपये किलो का भाव से है, तो आधा किलो का कितना हो गया, 53 रुपये हो गए। टोटल मिला के 478 रुपये खर्च हुए, ठीक है। तो 478 रुपये आपके 5,000 में खर्च हो गए। शेष कितने बचे, 4,522 रुपये। तो इस तरह से हमने फिर अगले दिन, किसी दूसरे दिन हमने खर्चा किया 2 तारीख को, तो हमने राजमा, तेल, साबुन और सूट पीस लेके आए। तो 3 किलो ये इसका जो है मात्रा है, फिर इधर दर दे रहे। इस तरह से हमने 2 तारीख को भी टोटल हमने कितने रुपये खर्च किए, 525 रुपये। तो 4,522 रुपये में से 525 रुपये निकाले, क्योंकि ये भी खर्चा हो गया हमारा टोटल सैलरी में से, क्योंकि हमने 5,000 रुपये हमारी क्या थी, आय थी, ठीक है। उसमें हमने 1 तारीख को हमने 478 रुपये का सामान खरीदा, तो 5,000 में से कितने बचे, तो 5,000 में से हमारे पास बचे 4,522 रुपये। अब 2 तारीख को हमने ये खर्चा कर लिया, 525 रुपये का हमने ये सामान लेके आ गए। तो अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास में 3,997 रुपये बचे, ठीक है। फिर हम 3 तारीख को और हमने सामान लाए, क्या लाए हम, 120 रुपये का हम घी लेके आ गए। तो अब 120 को और इसमें से घटा दो, तो फिर आपका जो भी बचेगा वो आपकी उसमें आय में से बचत हो जाएगी। रोज़मर्रा के हिसाब के लिए आप एक नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सामान की मात्रा, दर और व्यय किए हुए धन का रिकॉर्ड अलग से रख सकते हैं। ऐसे परिवार जहाँ 2-3 आय के स्रोत हो, यह महत्वपूर्ण होता है।
तो ऐसे परिवार जहाँ पर 2-3 आय के स्रोत हो तो यह रखना भी आपको महत्वपूर्ण है। शेष राशि वाले कॉलम से पता चलेगा कि दिन के अंत में कितना पैसा बचा है। दिन भर में किए गए सभी व्यय को कुल आय में से घटाने पर शेष राशि का पता चलता है। जो अभी हमने सारणी में किया है कि दिन भर जो भी हमने खर्चा किया है उसको हमने शेष राशि में से घटा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी राशि में बची है। उदाहरण के लिए तालिका 13.1 में दिनांक 1/2/2007 को 478 रुपये कुल खर्च किया गया। इसलिए आय में से वे घटाकर पहले दिन 5,000 में से 478 रुपये घटाए तो 4,522 रुपये शेष बचा। दूसरे दिन का वे 525 रुपये है। दूसरे दिन के अंत में शेष 4,522 में से 525 घटाए तो 3,997 रुपये बचा। आप देखेंगे कि शेष राशि का कॉलम हर दिन घटता जाएगा। आपको कैसा लगता है जब आपका पैसा व्यय होता जाता है? हाँ, जहाँ आपने खर्च ज़्यादा किया आपको अपने व्यय पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। आय तथा व्यय के रिकॉर्ड रखने के लाभ। तो इससे क्या लाभ होता है कि हम आय और व्यय का जो हम लिखित रिकॉर्ड रखते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होता है? आय का रिकॉर्ड निम्नलिखित बातों में मदद करता है। क्या मदद करेगा? अपने खर्च को समझने में कि कितना किस किस मद पर खर्चा हुआ है, कि आपने कितना और किस मद पर खर्चा किया है। अपनी आवश्यक खर्च पर नियंत्रण करने से शेष राशि देखकर आप परिवार के जरूरी खर्च को समझ सकेंगे। अलग अलग महीने के खर्चों की तुलना कर पाएंगे। अगर पिछले महीने की अपेक्षा आपने इस महीने में ज़्यादा खर्च किया है तो आप हिसाब देखकर बता सकेंगे कि ज़्यादा पैसा खर्च क्यों और कहाँ पर हुआ है। भविष्य के लिए योजना नियमित हिसाब रखने से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि भविष्य में विभिन्न वस्तुओं पर कितना खर्च आवश्यक होगा। बाजार के बारे में सही जानकारी दर वाले कॉलम से पता चलता है कि बाजार का भाव क्या है। तो अगर आपने बाजार के भाव के जो आप वस्तुएं लाते हो तो आपने जो दर वाला कॉलम रखा है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से महीने में किसी वस्तु की कीमत बढ़ी है ना, कि ये बाजार में क्या भाव चल रहा है। अब ये कुछ प्रश्न है जो आपको सही गलत लगाना है। तो आप आवश्यकता ये अपना आंसर देख के आप पीछे से भी कर सकते हो और अपने मन से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला है पॉइंट अपना कि 13.5 अतिरिक्त आय के तरीके। अतिरिक्त आय के तरीके क्या है कि हम ऐसे कौन से तरीके अपनाएं कि हमारे अतिरिक्त आय हो सके। यदि आप ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ आय कम है और वे ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप किसी भी तरह आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी खर्चा तो ज़्यादा है और आपकी आमदनी कम है तो आप क्या करोगे? आय बढ़ाने की कोशिश करोगे। पारिवारिक आय को किस तरह बढ़ाना कि अतिरिक्त पारिवारिक आय होता है, यानी कि पारिवारिक आय को किसी तरह बढ़ाना ही अतिरिक्त पारिवारिक आय कहलाता है। यानी परिवार में आय को बढ़ाना। मान लो आपका एक कार्य है जिससे आपको 10,000 रुपये की आमदनी होती है, उसमें आपका खर्चा नहीं चलता तो आप कुछ और कार्य करोगे, आप पार्ट टाइम वगैरह या आय बढ़ाने के तरीके आप ढूंढोगे जिससे आपका आय बढ़े और आपकी बचत हो सके। आप ये कैसे कर सकते हैं? तो आय बढ़ाने के तरीके अपनाएं। जैसे कि महिलाएं कभी कभी अचार और मुरब्बे बनाकर बेचती है। अपने समय, ऊर्जा और कौशल को सही ढंग से उपयोग कर वे धन कमाना कुछ आय बढ़ाती हैं। कुछ महिलाएं कपड़े सिलती है, कुछ बुनाई खिलौने बनाने का कार्य करती है और कुछ ट्यूशन देती है। कोई भी क्रिया जो अतिरिक्त पैसा दे आय उत्पादन क्रिया कहलाता है। तो इससे क्या होता है? इससे अतिरिक्त आपकी उत्पादन बढ़ेगी, अतिरिक्त आय बढ़ेगा तो यही आय उत्पादन क्रिया कहलाती है जो अतिरिक्त पैसा आपको देता है। अगला है अंशकालीन कार्य। अंशकालीन जो पार्ट टाइम कार्य कर सकते हैं। आपने अपने पड़ोस में लड़के लड़कियों और महिलाओं को घरों व दुकानों में 2 घंटे आधे दिन या पूरे दिन का काम करते देखा होगा। वे चाहे बच्चों की देखभाल करते हैं या लेखा देखते हैं। ऐसे काम जो सीमित समय में किए जाते हैं और जिनमें अपेक्षाकृत कम पैसा मिलता है अंशकालीन कार्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य खाली समय में किए जा सकते हैं और ये परिवार के अतिरिक्त आय के साधन है। बचत के निवेश कर ब्याज कमाना, यानी बचत का आपने निवेश किया और उसको आपने क्या किया? कहीं पर किसी को उधार दिया, उससे आपको ब्याज मिल रहा है। यदि आपके पास पैसा है तो उसका उचित निवेश कीजिए। निवेश करने से पैसा सुरक्षित रहता है, खर्चे से बच जाता है और साथ ही ब्याज भी मिलता है जो कि आपकी मासिक आय को बढ़ाता है। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। यदि आपका मकान बड़ा है तो आप उस मकान का कुछ हिस्सा किराए पर दे सकते हैं। यदि आप अपना ट्रैक्टर सारे समय उपयोग में नहीं लाते तो दूसरे किसान को किराए पर दे सकते हैं। पारिवारिक आय को बढ़ाने का अर्थ केवल पैसा कमाना ही नहीं बल्कि खर्चों में कुछ कटौती करके भी आय में वृद्धि की जा सकती है। जैसे छुट्टी पर ना जाना, अपने घर की सफाई स्वयं करना, कपड़े स्वयं धोना व प्रेस करना। इन कुछ तरीकों से व्यय की बचत हो सकती है। आप जानते हैं कि बचत किया गया पैसा भी एक तरह से कमाया हुआ पैसा ही है। अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं। अगला है बचत तथा निवेश क्या है। बचत और निवेश क्या है उसके बारे में जाना। जैसे कि आप पहले जान चुके हैं कि पारिवारिक आय वह भाग जो जानबूझकर भविष्य के प्रयोग के लिए अलग रख लिया जाता है बचत कहलाता है। यानी कि जानबूझकर हम भविष्य की प्रयोग के लिए अलग रख देते हो क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। बढ़ती महंगाई और परिवार की दिनों दिन बढ़ती आवश्यकताएं व इच्छाएं गृहिणी के लिए बचत करना
असंभव सा कर देती है। यानी बढ़ती हुई महंगाई और दिनों दिन गृहिणी की जो इच्छाएं बढ़ रही है वो बचत करना असंभव कर देती है। फिर भी प्रत्येक परिवार के लिए अत्यावश्यक है कि वर्तमान आय में से कुछ अंश भविष्य के लिए जरूर बचाए। हर महीने यह राशि जमा होती रहती है और परिवार में बचत के रूप में महत्व रखती है। वर्तमान आय में से जो धन आपात स्थिति या भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अलग से रख दिया जाता है वही बचत कहलाता है। तो जो वर्तमान आय में से कुछ धन आप आपातकाल की स्थिति के लिए रखते हो वो क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। बचत की आवश्यकताएं क्या है? आप चाहे किसी भी आय वर्ग में आते हो पर आपको कुछ ना कुछ धन अवश्य बचाना चाहिए। बचत क्यों करनी चाहिए? इसके कई कारण हैं। इनमें से कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, पर कुछ ऐसे भी कारण हैं जिनसे हम अनभिज्ञ होते हैं और ये अचानक ही आप पढ़ते हैं। बचत करने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, कुछ तो बचत हम इसलिए करते हैं, कुछ कारण हमें पता होता है कि मान लो कोई शादी है, कुछ वस्तुओं को आगे जाकर खरीदना है, वो मकान खरीदना है, उसके लिए बचत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई कि जिसको हम जानते हैं। और कुछ बचत ऐसी और कुछ कुछ वो कारण है जिसको हम जानते हैं, जिसके लिए हम बचत कर रहे हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं जानते। मान लो अचानक कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, कोई अचानक दुर्घटना हो गई, कोई बीमार हो गया, तो फिर वो बचत किया हुआ पैसा हमारे काम आता है। सुरक्षित भविष्य के लिए तो हम बचत किस लिए करते हैं? पहला है सुरक्षित भविष्य के लिए, जिनके लिए हम बचत करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है जो कि आपकी मासिक तनख्वाह के मुकाबले बहुत कम होती है, परंतु परिवार के और अपने खर्चे लगभग वही रहते हैं। नौकरी के समय की हुई बचत इस समय अभाव को पूरा करने में मदद करती है। आप उस बचत के सहारे अधिक आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। यह आराम का एहसास उन लोगों को और भी अधिक होता है जो इस प्रकार की नौकरी या काम से सेवानिवृत्त हुए हैं जहाँ पेंशन नहीं मिलती और आय शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की बचत उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है जो मान लो कि जो सरकारी नौकरी नहीं करते, उनके कोई पेंशन का स्रोत नहीं है और उन्होंने क्या किया है, बचत किया है, और फिर वो बचत उनके काम आती है। आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए परिवार का कोई सदस्य अचानक गंभीर रूप से बीमार हो जाए या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो तुरंत ही मेडिकल मदद चाहे वे घर पर हो या अस्पताल में चाहिए होती है। इस प्रकार की अचानक आई विपत्ति को आपात स्थिति कहते हैं। इस प्रकार की अनदेखी स्थितियों के लिए बचत करना आवश्यक होता है। पारिवारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परिवार की इच्छा को पूरा करने के लिए भी बचत जरूरी है। ऐसी कुछ इच्छाएं या जरूरतें इस प्रकार की हो सकती है जैसे पर्दे बदलना, नए कपड़े खरीदना, घर खरीदना, कार खरीदना, खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदना। इसमें पहले तो काम सरलता से और कम व्यय में पूरे किया जा सकते हैं, परंतु घर, कार या ट्रैक्टर के लिए एक बड़ी राशि की जरूरत होती है। इसके लिए धीरे धीरे कई वर्षों तक बचत करने की आवश्यकता होती है। परिवार के रहन सहन का स्तर बढ़ाने के लिए यह तो स्वाभाविक है कि हम सब अपने अपने घरों में अधिक से अधिक और अच्छी चीज़ों की इच्छा रखते हैं। कुछ उपकरण जिनसे जीवन स्तर ऊंचा उठता है और जैसे वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न आदि काफ़ी महंगे होते हैं। अपनी मासिक आय से इनको खरीदना कुछ कठिन ही होता है। आप इनके लिए बचत प्रारंभ कर सकते हैं और तभी खरीद सकते हैं जब आपके पास पर्याप्त बचत राशि हो। यदि आप इन उपकरणों को शीघ्र खरीदना चाहते हैं तो किस्तों में पैसा देकर खरीद सकते हैं। इसमें आपको पैसे तो अधिक देना पड़ता है पर उपकरण के लाभ आपको शीघ्रता से मिल जाते हैं। स्वरोजगार के लिए तो हो सकता है आपको स्वरोजगार कोई खोलना हो, आपका कुछ का कोई काम धंधा खोलना हो, है ना, तो उसके लिए भी आप पहले से बचत करते हो सकता है आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य कोई छोटा सा उद्योग या व्यापार शुरू करना चाहता हो। इसके लिए आपको काफ़ी धन की आवश्यकता होती है ना। आपकी बचत की जमा पूंजी जहाँ आपकी मदद करेगा, तो आपकी बचत की जो जमा पूंजी होगी वो भी आपकी मदद करेगी। अगला है बचत के लिए निवेश, कि आप बचत के लिए निवेश कहाँ कहाँ कर सकते हो। आपकी बचत अच्छी तरह संचित होती रहे इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए। अपनी बचत योजना को व्यवहारिक बनाएं। जरा सोचें कि यदि आपकी मासिक आय 5,000 रुपये है तो क्या आप 2,000 बचा सकते हैं? तो कतई नहीं। यानी कि आपकी आय कम है तो आप 2,000 कैसे बचा लोगे? ये हो नहीं सकता। आपकी पारिवारिक जरूरतें 3,000 रुपये में कभी पूरी नहीं हो सकती। धीरे धीरे कई महीनों में धनराशि अपनी ज़रूरत के हिसाब से जमा हो जाती है। बचत की नियमित योजना बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य के लिए एक बड़ी राशि इकट्ठा हो जाए तो इसके लिए आपको कई वर्षों तक प्रति माह नियमित रूप से बचत करनी चाहिए। बचत का एक निश्चित उद्देश्य बनाइए। मन में यदि उद्देश्य रखकर बचत की जाए जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी या कार खरीदना आदि, तो बचत करना सरल हो जाता है। तो ये हो गया हमारा बचत। ठीक है, अब है निवेश, कि हम निवेश किस तरह से कर सकते हैं। तो अब जो निवेश वाला पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो हमारा बहुत बड़ा बन जाएगा। वैसे भी ये 35 मिनट का वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो इसको हम अगले पार्ट में पढ़ सकते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे। तो
उम्मीद है कि अब तक जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़रूरतमंद बच्चों को भी आप इसको शेयर कर सकते हो। और साथ में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हो और साथ में इस वीडियो से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।